नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, तो वहीं पीएम मोदी नाविकों की मौत पर चुप्पी साधे यूरोप यात्रा पर निकल गए। इधर अभिषेक बनर्जी के घर हुई छापेमारी ने बंगाल की सियासत में आग लगा दी है। वहीं राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को साथ आने के फायदे गिनाए और बीजेपी का गिरना भी तय बताया। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां खबर का मतलब सिर्फ खबर हो। सत्य हिंदी ऐप इसलिए बनाया गया है जहां ना आपको फॉरवर्डेड ज्ञान मिलेगा और ना ही आईटी सेल की कोई ट्यूशन। वहां सिर्फ खबरें मिलेगी, कड़वे सवाल होंगे और उनकी गहरी पड़ताल होगी। अगर आप भी पत्रकारिता की शुचिता और निष्पक्षता पर भरोसा करते हैं तो आज ही सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें। आप हमारा ये बुलेटिन और बाकी खबरें सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकेंगे। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधे सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। भारतीय जहाजों पर हमले को लेकर अमेरिका ईरान आमने सामने। ईरान बोला झूठ बोल रहे ट्रंप। भारतीय नाविकों की मौत पर मोदी की खामोशी, अब यूरोप दौरे पर निकल गए। अभिषेक बनर्जी के घर छापा, 4 घंटे चली तलाशी, टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप। पेपर लीक, बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी का 17 जून से देशव्यापी अभियान शुरू। अमेरिका ईरान डील करीब, युद्ध टलने की उम्मीद बढ़ी। ईरान बोला समझौता अब करीब। अब शुरुआत करते हैं भारतीय जहाजों पर हमलों पर भिड़े अमेरिका और ईरान। भारतीय जहाजों पर हमले के आरोपों को ईरान ने खारिज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमला किया। उन्होंने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया, लेकिन ईरान ने इस आरोप को तुरंत खारिज कर दिया। भारत में ईरान के मिशन ने कहा कि ट्रंप का दावा पूरी तरह बेबुनियाद है। ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि अमेरिका असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के मुताबिक एक हफ्ते से भी कम समय में अमेरिकी हमलों का शिकार 3 भारतीय जहाज हुए हैं। इन घटनाओं में 3 भारतीय नाविकों की जान भी गई है। ईरान ने कहा कि इन मौतों की जिम्मेदारी पर सवाल उठने चाहिए। बजाय इसके अमेरिका नए आरोप लगाकर बहस को दूसरी दिशा में ले जा रहा है। उधर ट्रंप ने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा ईरान ने शांति समझौते की शर्त मीडिया में लीक की है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों पर भी सहमति नहीं जताई। ऐसे में दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज होती दिखाई दे रही है। ओमान तट के पास हुए जहाज हमले में 3 भारतीयों की मौत पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताना तो दूर, अब तक शोक भी व्यक्त नहीं किया। इसी चुप्पी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं बोले। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करती है तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन सवाल है जो ये एक शब्द बोल जाएं। राहुल का कहना है कि अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बाद चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। राहुल ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने में इनकी न हिम्मत है न ताकत है। पीएम मोदी 6 दिन के विदेशी दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरान वो फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। ये दौरा 13 जून से 18 जून तक चलेगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचेंगे। फ्रांस में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, इसलिए दोनों देशों के सहयोग को और आगे बढ़ाया जाएगा। 14 जून को मोदी और मैक्रों नीस शहर में एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम भारत इनोवेट्स रखा गया है। भारतीय नाविकों की मौत पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। इस दौरान उन्होंने भारत की चिंता और नाराजगी साफ शब्दों में रखी। जयशंकर ने कहा, व्यापारिक जहाजों पर ऐसे घातक हमले सही नहीं है, खासकर तब जब इनमें निर्दोष नागरिकों की जान जा रही हो। मामला ओमान की खाड़ी में हुए हमलों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एक तेल टैंकर निशाना बना था। इसी घटना में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। भारत ने इन घटना को गंभीर और टाला जा सकने वाला हादसा बताया। साथ ही अमेरिका से जवाबदेही की भी मांग की।
इससे पहले भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने उनके सामने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। हालांकि विपक्ष पीएम मोदी से एक ट्वीट की मांग कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी इस मुद्दे पर चुप है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार सुबह बड़ा घटनाक्रम हुआ। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंच गई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई सुबह करीब 3 बजे शुरू हुई। पुलिस के साथ केंद्रीय बलों के जवान भी मौजूद थे। टीमें कोलकाता और पश्चिम मेदिनीपुर से आई थी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर को घेर लिया गया। टीएमसी का आरोप है कि पुलिस ताला तोड़कर घर में घुसी, फिर पूरे घर की तलाशी ली। उधर अभिषेक बनर्जी ने यह भी आरोप दोहराया। उन्होंने कहा कि घर के हर कमरे की तलाशी ली गई। इस कार्रवाई की खबर मिलते ही ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गईं। इसके बाद रणनीतिक माहौल और गर्म हो गया। पुलिस की यह कार्रवाई 4 घंटे से ज्यादा चली। सुबह तक अधिकारी घर के अंदर और बाहर आते जाते दिखाई दिए। हालांकि पुलिस ने अभी यह साफ नहीं किया है कि मामला कौन सा है, लेकिन बताया जा रहा है ये कार्रवाई पश्चिम मेदिनीपुर में दर्ज एक केस से जुड़ी है। ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अभिषेक बनर्जी पहले से जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। टीएमसी ने इस पर कहा है, राजनीतिक बदले की भावना अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। टीएमसी में बगावत करने वाले विधायकों की संख्या अब 64 होने का दावा किया जा रहा है। एक निष्कासित नेता के मुताबिक अलग होने के तैयार विधायकों की संख्या बढ़कर 64 पहुंच गई है। अगर ये दावा सही निकला तो टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा। यह घटनाक्रम विधानसभा चुनाव में हार के बाद सामने आया। चुनावी हार ने पहले ही पार्टी की स्थिति कमजोर कर दी है। इसी बीच एक चिट्ठी भी चर्चा में आ गई। इस चिट्ठी में 18 मई को बताई, जो चिट्ठी है वो 18 मई की बताई जा रही है। चिट्ठी पर 19 नेताओं के हस्ताक्षर भी मौजूद बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्रम संख्या 20 तक लिखी हुई है। यहीं से नए कयास शुरू हो गए। चर्चा है कि कोई बड़ा और अनुभवी सांसद भी बागी खेमे के संपर्क में हो सकता है। हालांकि उस 20वें नाम की अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस एक सवाल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। कोलकाता के अलीपुर इलाके में आग लगने से करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। ये मशीनें एक सरकारी इमारत की 9वीं मंजिल पर रखी थी। इसी इमारत में जिला परिषद और कई सरकारी दफ्तर भी चलते हैं। बताया जा रहा है कि आग पहले तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी थी, लेकिन हैरान करने की बात यह है कि 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल सुरक्षित रही। वहीं आग 8वीं और 9वीं मंजिल तक पहुंच गई। इसी वजह से अब साजिश की आशंका जताई जा रही है। फायर मंत्री कौशिक चौधरी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आग लगने का तरीका सामान्य नहीं लगता। साथ ही ये भी सामने आया कि दमकल विभाग को सूचना देर से मिली थी। इन ईवीएम का इस्तेमाल हालिया विधानसभा चुनाव में हुआ था। ये मशीनें कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की कई सीटों से जुड़ी बताई जा रही हैं। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से नमूने जुटाए। अब लैब रिपोर्ट से साफ होगा कि अगर आग हादसा थी या किसी ने जानबूझकर लगाई थी। उधर इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम का जलना गंभीर मामला है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया। चर्चा है कि शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में शामिल हो सकती है, लेकिन सुप्रिया सुले ने कहा कि ना तो हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव दिया गया है और ना ही हमें ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी इस मामले पर सीधी टिप्पणी नहीं की। पार्टी नेताओं का कहना है ऐसा कोई फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। इस बीच एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने अटकलों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी भाजपा के खिलाफ संघर्ष तेज करने पर ध्यान दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया। फडणवीस ने कहा कि कोई भी डूबते जहाज पर सवार नहीं होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को ही फायदा मिलेगा। उधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी लेकर सुझाव दिया था। इसी सुझाव के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो बुलेटिन में आगे देखते हैं। राहुल गांधी बोले मतभेद रहेंगे लेकिन विपक्ष साथ लड़ेगा। 17 जून से युवाओं के मुद्दों पर राहुल की हुंकार। जोरहाट एयरबेस पर AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त और ट्रंप पीछे हटे। ईरान बोला समझौता अब करीब। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतभेद रहेंगे लेकिन देश हित में साथ रहना होगा। राहुल ने साफ कहा कि कुछ दलों से राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए सहयोग जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए केरल की राजनीति का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि वहां उनकी राजनीतिक लड़ाई अलग है। राहुल ने कहा, हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि मैं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को गले लगाऊं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां मेरी उनसे राजनीतिक लड़ाई चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों को लचीला रवैया अपनाना होगा। राहुल के मुताबिक विपक्ष को कमजोर और बिखरा हुआ दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसलिए सभी दलों को समझदारी से मिलकर काम करना चाहिए। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के भाषण पर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हमला बोला। पिनराई ने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक रवैया गठबंधन को मजबूत नहीं करता, बल्कि कई बार इससे बीजेपी को फायदा मिलता है। यह बयान उस राहुल गांधी के गठबंधन की बैठक में पिनराई को लेकर टिप्पणी करने के बाद आया। इस पर जवाब देते हुए पिनराई ने कहा, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसे गले लगाता है, लेकिन उन्होंने राहुल और नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर का जिक्र किया। पिनराई ने कहा कि उनका विरोध गले मिलने से नहीं है, असली सवाल उस राजनीति और संदेश का है जो इससे जाता है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सिर्फ उनकी पार्टी नहीं बोली, कई दूसरे गैर कांग्रेसी नेताओं ने भी कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए। पिनराई ने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि कई सहयोगी दलों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति बनी है उसके लिए कांग्रेस का रवैया जिम्मेदार है, खासकर राहुल गांधी के राजनीतिक तरीके पर उन्होंने सवाल उठाए। कांग्रेस ने युवाओं के मुद्दों पर बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। फोकस रहेगा पेपर लीक, परीक्षा गड़बड़ियों और बेरोजगारी पर। अभियान की शुरुआत 17 जून को कोटा से होगी। इसके बाद 10 जुलाई को प्रयागराज में कार्यक्रम होगा। फिर 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और शिक्षक शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि लाखों युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है। पार्टी का आरोप है कि पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है, साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं रह गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर देश भर में बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके लिए NSUI, युवा कांग्रेस और पार्टी की स्थानीय इकाइयों को जिम्मेदारी दी गई है। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में पहुंच बनाई जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं से जुड़ने की कोशिश होगी। राहुल गांधी पहले भी इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। अब कांग्रेस इन्हें सड़क से संसद तक ले जाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है, साथ ही संसद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। यानी आने वाले दिनों में युवाओं के मुद्दे राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं। असम के जोरहाट में वायुसेना के AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुआ। विमान की गिरते ही वहां आग लग गई। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव टीमें पहुंच गई। सबसे पहले आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी यह दुर्घटना का शिकार हो गया। फिलहाल हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है। विमान क्यों गिरा, इसकी जांच की जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी प्रगति होती दिखाई दे रही है। दोनों देश अब समझौते के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि शुरुआती समझौता पहले से ज्यादा करीब है। साथ ही मीडिया से अटकलों से बचने की अपील भी की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समझौते की पूरी जानकारी समय आने पर दी जाएगी। दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस बयान को साझा किया। इससे संकेत मिलते हैं कि दोनों पक्ष बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी बीच ईरानी मीडिया ने समझौते का संभावित मसौदा सामने रखा। इसके मुताबिक ईरान के 24 अरब डॉलर के रुके हुए फंड जारी हो सकते हैं। यह प्रक्रिया अंतिम बातचीत के 60 दिनों के दौरान चल सकती है। मसौदे में सभी मोर्चे पर लड़ाई रोकने की बात भी कही गई है। इसमें लेबनान का जिक्र भी शामिल बताया गया है। यही नहीं, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी रोक हट सकती है और जलडमरू मध्य भी 30 दिनों के भीतर फिर पूरी तरह खुल सकता है। इसके साथ ही ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार पर लगी पाबंदियों में राहत मिल सकती है। वहीं परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी। कुल मिलाकर लंबे तनाव के बाद अब समझौते की उम्मीद बढ़ी है। ईरान अमेरिका के बीच डील होने की खबरों के बीच यूएई ने भी ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने पर सहमति दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला कई हफ्तों की तनातनी के बाद हुआ। हाल के संघर्षों में ईरान ने यूएई को भी निशाना बनाया था। इसके बावजूद अब दोनों पक्षों के बीच माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूएई कुल 10 अरब डॉलर जारी करेगा। इनमें से 3 अरब डॉलर से ज्यादा राशि पहले ही पहुंचाई जा चुकी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत चल रही है। दोनों देश युद्ध खत्म करने के रास्ते तलाश रहे हैं। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत हिंदी के साथ। शाम 6 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.